हे एवरीवन, हियर सुशील पाटिल। तो पिछले वीडियोस में हमने बॉन्ड ब्रेकिंग तक देख लिया था और हम फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड ब्रेकिंग देख रहे थे। तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन सीखने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सीखने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल मतलब लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। मतलब वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन में डेफिशिएंट होंगे और जिन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी उन्हें इलेक्ट्रोफाइल्स बोलेंगे। और सेकंड होता है न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल वो होंगे जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग स्पीशीज। इलेक्ट्रोफाइल को हम E+ से डिनोट करते हैं और न्यूक्लियोफाइल को हम Nu- से डिनोट करते हैं। अब हम इनके टाइप्स देखेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के टाइप्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल जिन पे कोई चार्ज नहीं होगा, वो न्यूट्रल होंगे। सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल में नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज होगा और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो अब इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल होता है H+, Cl+, फिर Br+ एक्सेट्रा। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल होता है BeCl2, Bf3 एक्सेट्रा। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल का होगा F-, OH-, Cl- एक्सेट्रा। और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल होगा H2O, जिसमें O हमारा इलेक्ट्रॉन्स देगा, फिर NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, यहाँ पे नाइट्रोजन दे सकते हैं दोनों भी। तो ये हो गए एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल में एक पॉइंट आता है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल लिखूँ PCl5, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फॉस्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें तो 10 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसमें डेफिशिएंसी तो है ही नहीं। लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। तो सब क्लोरीन्स पे माइनस डेल्टा आएगा और फॉस्फोरस पे प्लस डेल्टा आएगा। तो ये फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे दूर चले गए। तो यहाँ पे ये भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल से एक्ट कर सकता है। तो अगर इसका हमें पॉइंट लिखना है तो वो क्या होगा। सेंटर एटम कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स और मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैविंग अ d ऑर्बिटल एंड सराउंडिंग बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक F, O, Cl एक्सेट्रा, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एक्सेट्रा। देन सेंटर एटम कनेक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अब हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल देख लिया। अब हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देख सकते हैं। तो अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल द पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर टेम्पररीली डीलोकलाइज्ड। दिस टेम्पररी डीलोकलाइजेशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो मैं फॉर एग्जांपल लिख दूँ CH और ऐसे। तो अगर मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूँ इलेक्ट्रोफाइल, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पर हमें यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि हमें पता है कि ये पाई बॉन्ड में होता है। तो पाई बॉन्ड तो कुछ ऐसा होता है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट राइट नहीं कर सकते, वो अप डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैसे आया। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में ये बॉन्ड टूट ही जाता है, पाई बॉन्ड टूट जाता है और फिर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट राइट होते हैं। तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड टूट गया और इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। और अगर ऐसा हो गया कि इस इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पे अटैक कर ही दिया तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। पहले यहाँ पे क्या था, पाई बॉन्ड था ना, अभी सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो ये कंपाउंड स्टेबल हो गया क्योंकि हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में हो गया।
तो अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देख लिया, अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में इन केस ऑफ कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, द सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आर टेम्पररीली डीलोकलाइज्ड। तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो दिस टेम्पररी डीलोकलाइजेशन इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएंगे? सबसे पहला आएगा कि इट ऑकर्स ओनली इन कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सेकेंड पॉइंट क्या आएगा? अल्फा हाइड्रोजन इज नेसेसरी। थर्ड पॉइंट आएगा कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच्ड विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। फोर्थ पॉइंट आएगा कि मोर हाइपर कॉन्जुगेशन इक्वल टू मोर स्टेबल इंटरमीडिएट और कंपाउंड। मतलब जितना हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज़्यादा स्टेबल अपना कंपाउंड होगा। तो अब इसमें एक पॉइंट आता है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कौन सा अल्फा हाइड्रोजन विच आर अटैच्ड विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? तो उसके लिए हमें अल्फा हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे। तो अभी उसके पहले अल्फा कार्बन लिखने होते हैं। तो अल्फा कार्बन क्या होते हैं? द कार्बन विच आर अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, क्योंकि दोनों भी अपने कार्बोकैटायन से जुड़े हुए हैं। तो इनसे जो हाइड्रोजन जुड़े हैं उन्हें हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड और ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे आ गया एक डबल बॉन्ड। इसलिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो है हम सिर्फ इसी के काउंट करेंगे, इसके काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। तो अब इसका और एक एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक साइक्लोहेक्सेन निकल देता हूँ और यहाँ पे आएगा C2H5, यहाँ पे आ जाएगा CH3 और ये है कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? तो यहाँ पे वैसे ही करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि ये C2H5 नहीं होगा, ये क्या होगा अपना? ये होगा CH2 CH3। अब इसे करेंगे तो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है। अब ये जो कार्बन है इसने एक बॉन्ड इधर बनाया, एक इधर बनाया और एक इधर, तो इसका चौथा बॉन्ड किसके साथ होगा? हाइड्रोजन के साथ होगा। तो यहाँ पे ये है 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे है 3 हाइड्रोजन्स और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। तो ये तीनों भी अल्फा हाइड्रोजन से, तीनों भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन से जुड़े, इसलिए यहाँ पे आ जाएंगे 6। तो 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। तो अब हमने हाइपर कॉन्जुगेशन सीख लिया, अब हम देखेंगे रेट्रो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन और रेट्रो हाइपर कॉन्जुगेशन में कुछ भी अलग नहीं है, इसमें बस एक कुछ डिफरेंस होंगे। वो क्या है कि ये होगा कार्बन आयन में और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। वहाँ पे ये कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल में हो रहा था, यहाँ पे होगा कार्बन आयन में और डबल बॉन्ड में। और वहाँ पे हम अल्फा हाइड्रोजन देख रहे होंगे, यहाँ पे हम देखेंगे अल्फा हेलोजन, एक्स हेलोजन को डिनोट करता है। बस इसमें इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक्स वो सब हाइपर कॉन्जुगेशन से इसके सिमिलर है। तो अभी अगर इसका एग्जाम्पल देखिए तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा CH2 माइनस CF3। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उससे 3 हेलोजन जुड़े, हेलोजन कौन है? फ्लोरीन है, तो 3। तो यहाँ पे आ जाएंगे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो अभी हम हाइपर कॉन्जुगेशन और रेट्रो हाइपर कॉन्जुगेशन पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, ध्यान लगा। अब मैं इनके सॉल्यूशंस बताता हूँ। तो यहाँ पे है डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा अल्फा कार्बन, ये है डबल बॉन्ड तो ये हो जाएगा अल्फा कार्बन, लेकिन ये दोनों भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं होगा, तो ये होगा 0 हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे भी सिमिलर केस एज हियर,
कार्बोकैटायन है तो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन डबल बॉन्ड के स्ट्रक्चर में ये, लेकिन दोनों भी sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये भी जीरो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये तो बेंजीन है ना, तो इसको बेंजीन को हम ऐसा लिखते हैं। अब ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के स्ट्रक्चर में ये अल्फा आ जाएगा, तो यहाँ पे होंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, तो यहाँ पे आ जाएंगे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो पीएच मतलब अपना बेंजीन ही होता है, तो यहाँ पे रेट्रो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो CF3 तो हेलोजन है, तो यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे रेट्रो हाइपर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन तो है, लेकिन यहाँ पे हेलोजन ही है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी जीरो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होगा, 3 अल्फा कार्बन है, तीनों sp3 हाइब्रिडाइज भी है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है क्योंकि कार्बन ने इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो हाइड्रोजन के लिए कोई जगह ही नहीं बची। तो जीरो अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए जीरो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। अब ये है फ्री रेडिकल, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है दोनों, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा क्योंकि इसने 1 2 3 बॉन्ड बनाए कार्बन के साथ, तो इधर एक इधर एक, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2, तो यहाँ पे होगी 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन और रेट्रो हाइपर कॉन्जुगेशन लिख लिया और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे रेजोनेंस। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।